हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको, तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपके कोर्स में है। पहला है नामकरण और दूसरा है वर्गीकरण। नामकरण का मतलब है नॉमनक्लेचर। तो शुरू में जो है एंजाइम्स का नामकरण किया गया था। दो तीन आधार बनाए गए थे, उसके आधार पर नामकरण किया गया और फिर उसका क्लासिफिकेशन फाइनली दिया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पर फुल क्वेश्चन आता है। तो अभी हम देखते हैं नामकरण या नॉमनक्लेचर। सबसे पहले 1883 में डुक्लैक्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको नॉमनक्लेचर प्रतिपादित किया था, दिया था। और उन्होंने ये जो नॉमनक्लेचर या नामकरण किया था वो सबस्ट्रेट पर आधारित था, मतलब जिस पर क्रिया करता है एंजाइम, क्रियाधर, उस पर आधारित था। और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए उससे हमें समझ में आएगा, जैसे कि सुक्रोज पर जो एंजाइम काम करेगा उसको बोलेंगे सुक्रेज। इसी प्रकार से माल्टोज पर रिएक्ट कर रहा है एंजाइम, तो नाम दे दिया उसका माल्टेज। प्रोटीन पर कोई एंजाइम क्रिया करते हैं तो उनको दिया प्रोटीएज। तो ये किस पर नामकरण आधारित था? सबस्ट्रेट पर, जिस पर एंजाइम रिएक्शन करता है, क्योंकि बिना एंजाइम के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हर रिएक्शन बिना एंजाइम के अगर होती है तो बहुत लंबा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो एंजाइम्स काम करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं जो दूसरा नॉमनक्लेचर नामकरण किया वो रिएक्शन बेस्ड था, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है उसके आधार पर नामकरण किया गया एंजाइम का। जैसे कि ट्रांस अमीनेशन हो रहा है तो एंजाइम का नाम दिया ट्रांस अमीनेज। जिस भी पदार्थ में क्रिया हो रही है और वो ट्रांसअमीनेशन हो रहा है तो फिर एंजाइम के बाद में आ जाएगा ट्रांस अमीनेज। इसी प्रकार से उदाहरण दूसरा लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन यदि हो रहा है, ऑक्सीकरण यदि हो रहा है, तो एंजाइम कोई भी हो उसके पीछे लगेगा ऑक्सीडेज। इसी प्रकार से रिडक्शन यदि हो रहा है, अपचयन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो फिर एंजाइम का नाम के पीछे लगेगा रिडक्टेज। तो ये रिएक्शन बेस्ड नॉमेनक्लेचर एंजाइम का किया गया था। उसके बाद तीसरा जो नामकरण किया गया एंजाइम्स का, वो दोनों चीज़ों को मिलाकर किया गया। जैसे किस सबस्ट्रेट पर एंजाइम काम कर रहा है और कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों को कंसीडर किया और फिर नामकरण एंजाइम का किया गया। उदाहरण है कि सबस्ट्रेट है, मान लीजिए मैलिक एसिड, रिएक्शन हो रही है डिहाइड्रोजिनेशन, तो एंजाइम का नामकरण किया गया मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। तो इससे सब कुछ समझ में आ रहा है हमको। तो ये इस तरह से नामकरण किया गया। और लास्ट में फिर जो फाइनली जो दिया गया क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का, नामकरण और वर्गीकरण जो किया गया, वो किया गया एंजाइमोलॉजी कमीशन के द्वारा, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ आपसे। कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बताना है कि 1961 में एंजाइमोलॉजी कमीशन ने जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको 6 मेन डिवीजन्स में बांटा है। एंजाइमोलॉजी कमीशन कहाँ से आया? ये IUB जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री द्वारा नियुक्त किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये बायोकेमिस्ट्री का। इसने एंजाइमोलॉजी कमीशन एक बना दिया और उसने फिर जितने एंजाइम्स हैं उनको 6 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से 6 मेन डिवीज़न हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस हो रही हैं। अब ऑक्सीकरण
अपचयन, दोनों क्रियाएं जहां होती हैं उनको इस ग्रुप में रखा गया है। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एंजाइमोलॉजी कमीशन का। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जितने भी ऑक्सीडेजेज हैं एंजाइम, वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्टेजेस हैं तो रिडक्शन कर रहे हैं, और डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो उनको डिहाइड्रोजिनेसिस कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अगर ऑक्सीडेजेस हैं तो उसमें आप याद रख सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेसिस में मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, रिडक्टेजेस में नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो कहलाता है ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस मतलब एग्जाम्पल देखें, इसमें आते हैं ट्रांसअमीनेजेस जो अमीनो ट्रांसफर रेजेस इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रिएक्शंस में। दूसरा है काइनेजेस, उदाहरण है हेक्सोकाइनेस। कहीं भी लिखा हो किसी भी एंजाइम में हेक्सोकाइनेस तो वो ट्रांसफरेजेस का एग्जाम्पल है। तो ये ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? ये करते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में हाइड्रोजन के अलावा अन्य समूह का ट्रांसफर होता है इन रिएक्शंस में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे फिजियोलॉजी के मेन टॉपिक्स पे आते जाएंगे, ये आपको जो क्लासिफिकेशन है एकदम क्लियर आता जाएगा दिमाग में। तीसरा ग्रुप एंजाइमोलॉजी कमीशन ने दिया है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस जो होते हैं उसके उदाहरण हैं एस्टरेजेस। जितने भी एंजाइम के पीछे एस्टरेज लगेगा वो इसके अंदर आएगा। दूसरा है फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस भी इसी में आते हैं, और इनका जो मुख्य कार्य है वो है हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस करना। हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में क्या होता है? पानी का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होती हैं हाइड्रोलिसिस के द्वारा। अब है चौथा जो डिवीज़न बनाया है एंजाइम्स का, वो कहलाता है लाइसेसिस। एग्जाम्पल हैं इसमें आते हैं फ्यूमरेजेस, कोई भी हो सकता है, पीछे फ्यूमरेजेस आएगा। कार्बोक्सिलेसिस, वो इसके पहले कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है। और एल्डोलेजेस, ये तीनों लाइजेजेस के एग्जाम्पल हैं। और लाइजेजेस क्या करते हैं? लाइजेजेस दो काम करते हैं, या तो एडिशन करते हैं किसी ग्रुप का, या लॉस ऑफ ग्रुप होता है, मतलब कोई ग्रुप निकल जाता है। तो या तो जुड़ाव होता है या ग्रुप का निकलना होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या है? यहाँ पर कंडीशंस है कि ये प्रक्रिया जो भी हो रही हैं दोनों, एडिशन या लॉस की, ये नॉन हाइड्रोलिटिकली होती हैं, मतलब इसमें पानी का कहीं कोई रोल नहीं है। विदाउट वाटर ये रिएक्शन होती हैं। तो ये हो गए चौथा डिवीज़न लाइसेजेस। उसके बाद हम आते हैं आइसोमरेसिस। आपने सुना होगा आइसोमराइजेशन, जिसको बोलते हैं एक से पदार्थ बनते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समावयवी कंपाउंड। तो आइसोमराइजेसिस जो होते हैं वो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें सबस्ट्रेट के आधार पर पहले नाम आएगा और पीछे आएगा आइसोमरेज या फिर एपीमरेजेस। तो दो उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ आइसोमरेजेस के। इससे समावयवी कंपाउंड्स बनते हैं। तो आइसोमराइजेशन भी बहुत फिजियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ आइसोमराइजेशन, और एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल या फिर सुटेबल रिएक्शंस। तो आपको अपने जब पढ़ते जाएंगे फिजियोलॉजी में तो आपको उन रिएक्शंस को अंडरलाइन करते जाना है जहाँ पर आइसोमराइजेशन हो रहा है, और फिर उन रिएक्शंस को आप, वो फोटोसिंथेसिस में है कि वो रेस्पिरेशन में है कि वो फैट मेटाबॉलिज्म में है, या जो भी आपके आरएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, उसको आप देते हुए एग्जाम्पल और अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पांचवा डिवीज़न आइसोमरेजेस।
उसके बाद हम आते हैं लास्ट छठवां जो डिवीज़न दिया है वो है सिंथेटेस या उसका दूसरा नाम है लाइगेजेस। तो सिंथेटेस बोलें या लाइगेजेस बोलें एक ही है। इनका जो रोल होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, अलग अलग बॉन्ड्स का निर्माण करना। आपने देखा होगा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो सी बॉन्ड, कहीं CN बॉन्ड, कहीं CO बॉन्ड। तो ये जो एंजाइम्स सिंथेटेज के उदाहरण हैं इसमें अपन याद रखने के लिए एस्परजाइन सिंथेटेज, ये एक बहुत कॉमन एंजाइम दिया है यहाँ पर मैंने, और एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बार बार ये नाम आएंगे इसलिए आज हम इनको प्रोनाउंस इसलिए कर रहे हैं, इनको बार बार बोल बोल के आपको देखना है, क्योंकि बिना एंजाइम्स के रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी और आपको लर्न करना ही होगा। तो आप आज क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का और नॉमेनक्लेचर की एक रीडिंग लगाएंगे, आपका होमवर्क है ये। और ये जब सिंथेटेज या लाइगेजेस जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे ही नहीं बन जाता, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब सेल में जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम ATP बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सेल की एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं मॉलिक्यूल। तो ये खर्च होते हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाने में एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिंथेटेस या लाइगेजेस जब काम करते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन में ATP लिखा होगा। तो ATP इज़ रिक्वायर्ड इस रिएक्शंस के लिए। तो ये हो गया एंजाइम्स का नामकरण और वर्गीकरण। इस पर आपको अपने नोट्स तैयार करने, 2-3 बुक्स उठाइए और इसको अच्छे से करिए, क्योंकि हर जगह जब हम डीप में जाएंगे तो एंजाइम्स से आपको आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आशा है समझ में आ गया होगा। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, इसको क्लासिफिकेशन को आपको याद करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। थैंक यू।